चलो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हो जाएगा, केमिस्ट्री का एक सबसे वेटेज चैप्टर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में जो 3 ब्रांचेज है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है 11th में भी वेटेज है और साथ ही साथ 12th में भी इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाला है। यानी कि सिलेबस में बोला जाता है 50% एवब 12th का जो सिलेबस है वो पूरा ऑर्गेनिक ही भरा हुआ है। तो ऑर्गेनिक बहुत बड़ा वेटेज है। आज जो है इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं नोमेनक्लेचर को। अगर हम बात करें कि इसका जो मेन पार्ट होगा तो नोमेनक्लेचर ऑफ हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि उसका नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ उसका नोमेनक्लेचर के साथ साथ आइसोमेरिज्म्स के बारे में भी स्टडी करेंगे और जीओसी, जो कि अगर बोला जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है तो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। जहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शंस का मैकेनिज्म्स क्या होता है, SN1 SN2 रिएक्शंस क्या होता है, E1 E2 रिएक्शंस क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है। साथ ही साथ अब ये सब तुम लोगों को अभी नहीं मालूम होगा क्योंकि अभी 11th में अभी स्टार्टिंग हो। ऑर्गेनिक का एक कितना बड़ा वेटेज है वो धीरे धीरे पता चलेगा। और इसका मैकेनिज्म से ही कोई भी रिएक्शन जब होता है तो जब इसका मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये स्टेप इसके बाद क्यों किए, तब क्वेश्चन आते रहता है कि इसके बाद ये स्टेप हुआ, इसके बाद ये स्टेप हुआ, क्यों, रीजन्स क्या है, उसका कारण है जीओसी। जीओसी में और भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे इसमें पार्ट्स आ जाता है। अब इसमें कार्बोकैटायंस आ जाता है, कार्बो एनायंस आ जाता है। साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए तो जीओसी में एक चीज़ और आता है कि कोई भी कंपाउंड्स एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक्स है, यानी कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा, लॉट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से। इसके बाद एक ऑर्गेनिक में 11th का ऑर्गेनिक में हम 11th का बात करें तो एक हाइड्रोकार्बन्स भी 11th का ऑर्गेनिक में एक है, जो कि ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो ये इतना हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर कवर करेंगे। अब नोमेनक्लेचर में 2 हो जाएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर भी और कॉमन नेम भी, दोनों भी। जैसे कुछ कंपाउंड्स ऐसा है जिसका कि कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, तो जिसका कॉमन नेम फेमस है हम बताते जाएंगे कि इसका कॉमन नेम क्या है। आज हम लोग पूरा इंट्रो को कवर करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कहाँ से। एक बात दिमाग में डाल लो कि तुम 10th पढ़े हो, 9th पढ़े हो, 8th पढ़े हो, इट डजेंट मैटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा, हम दम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से 10th में पढ़ाया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ये आया क्यों और इसको ब्रांच बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा। वहाँ से हमको ये मतलब नहीं है कि तुम 10th में, हम ये नहीं कभी बोलेंगे कि 10th में तो तुम पढ़ा होगा, 10th में तो पढ़ा होगा, वो बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से ताना जैसा लगता है, मतलब लगता है ना कि बार बार सर एक ही चीज़ बोल रहे हैं 10th में पढ़ा होगा। तो ये चीज़ को हम लोग नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को देखोगे तो ये चीज़ नहीं चलेगा। हाँ, जो स्टार्टिंग से हम कराते जाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग ब्रांच बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, साथ ही साथ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल्स कितना है। जैसे कि हम नोमेनक्लेचर्स का अगर कोई भी हम रूल्स बताएंगे तो कुछ रूल्स उसका जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नोमेनक्लेचर का कुछ रूल्स में अगर हम बात करें तो 9 रूल बताएंगे और हम तुमको उसमें हम एक बात बताते हैं कि उस 9 रूल से कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर्स ईजिली हो जाए। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बात करें तो इसका एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है, जिसमें एक आता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि बर्जेलियस थ्योरी दिए थे, ये थ्योरी बोला जाता है 1807 to 1815 तक। अब ये थ्योरी क्या है, आदमी के दिमाग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है जो 2 चीज़ से आता है। मतलब जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अगर हम बात करेंगे जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स है वो 2 ही चीज़ है। कौन कौन, या तो प्लांट किंगडम या तो एनिमल। ये दिमाग में एक एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, मतलब यही 2 चीज़ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन सकता है, जिसके वजह से आदमी लोग थोड़ा सा जितना भी साइंटिस्ट लोग उस टाइम में था रेस्ट्रिक्शंस में था, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाना मतलब क्या चाहिए, 2 चीज़, प्लांट से या तो एनिमल से। और ये कौन दिमाग में भर दिए, बर्जेलियस का जो वाइटल फोर्स थ्योरी है,
वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो डिराइव्ड किससे होता है, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। जैसे कि प्लांट से अगर बोला जाए तो प्लांट से जैसे कि हम लोग एग्जांपल बोल देते हैं स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, मतलब ये सब किससे है, प्लांट से। कुछ ऐसा है जो एनिमल्स है, जैसे एनिमल्स से अगर हम बात करेंगे तो एनिमल्स में आ जाएगा जैसे कि सबसे पहला आ जाएगा यूरिया, यूरिया जो कि यूरिन में मिलता है। तो हम लोग ये सब जो है, ये सब जो अगर बात आता है तो कहीं ना कहीं ये एनिमल्स किंगडम्स के रिगार्डिंग आता है, यानी कि एनिमल्स से मिलेगा। या फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, तो ये सब किसका सोर्सेस है, एनिमल्स का। तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो ही चीज़ से बन सकता है, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। लेकिन ये जो कंसेप्ट को फेलियर होने का रीज़न था, ये एक केमिस्ट्री में एक नया इंटरेस्ट मतलब मोड़ ला दिया कि आदमी लोग को जो दिमाग में बैठा था। तो पहले क्या था, केमिस्ट्री का मात्र दो ही ब्रांच सबसे बड़ा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक में उतना कंपाउंड ही नहीं था। ऑर्गेनिक का मात्र अब क्या है, या तो प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से, तो जिसके वजह से इतना कंपाउंड नहीं था। लेकिन जैसे ही इसका डिक्लाइन हुआ, यानी कि डिक्लाइन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम बात करें कि डिक्लाइन होने का रीजंस क्या था, डिक्लाइन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि जो ये कंसेप्ट जो मन में बैठा हुआ था साइंटिस्ट लोग का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली बेर्जेलियस के जो दिमाग में बैठा हुआ था कि जो जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि या तो प्लांट से या तो एनिमल से मिलेगा। तो ये दिमाग से पहले तो हटा लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब देखो इसमें कुछ वर्ड यूज होता है केमिस्ट्री में, जैसे कि एक सबसे पहला वर्ड यूज होता है एक्सीडेंटली, जबकि एक्सीडेंट कभी होता नहीं है। अब ऐसा थोड़े है कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब ऐसा है कि वो गए रिसर्च करने के लिए गए और अचानक कंपाउंड बना दे। एक्चुअल में एक्सीडेंट होता नहीं है, वो लोग कंपाउंड बनाता है, लेकिन बनाने के दौरान अब देखा कि कुछ एक न्यू कंपाउंड्स बना। जैसे कि सबसे पहला एक्सीडेंट हुआ फ्रेडरिच के साथ, फ्रेडरिच ओलर। देखो इनके साथ कितना बड़ा एक्सीडेंट, हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है लेकिन इन लोगों के साथ होता है, लाइक कि ये लोग एक्सीडेंटली लैब में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला बना दिए। हाँ, सबसे पहला ये बनाए, क्या किए, क्या अमोनियम सल्फेट लिए, ये अमोनियम सल्फेट लिए और अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ जब रिएक्शन कराए, यानी कि हीट किए, तो उसके वजह से अमोनियम साइनेट मिला। अब देखो ये सब जो भी इतना हो रहा है ना, कैसे हो रहा है, एक्सीडेंटली हो रहा है। तो एक्सीडेंटली हुआ, इनके साथ अमोनियम साइनेट बना, और उस अमोनियम साइनेट को जब ये गर्म किए तो गर्म करने की वजह से उनको मिला यूरिया, जो कि ये कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि इनके साथ ऐसा हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में है वो एक्सीडेंटली मिल गया, किससे, इनऑर्गेनिक से, क्योंकि अमोनियम सल्फाइड कैसा है, तो ये है इनऑर्गेनिक। अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक, ये दोनों ही इनऑर्गेनिक है। तो देखो ये सबसे पहला जो है एक्सीडेंट किनके साथ हुआ, फ्रेडरिच ओलर के साथ, जो कि 1828 में हुआ। अब देखो ये बहुत पुराना भी नहीं है, अगर देखो तो बहुत पुराना भी नहीं है, ऐसा नहीं कि 400, 500, 1000 साल पहले के बात हुआ है, नहीं, अबाउट बोल सकते हो 200 साल पहले, 200 ईयर्स पहले। प्रिपेयर्ड यूरिया इन द लैब, जैसे ही लैब में यूरिया को प्रिपेयर किए तब साइंटिस्ट लोग को दिमाग में लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ये दिमाग में बैठा दिए हैं वाइटल फोर्स थ्योरी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बन सकता है, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। अब बोले कि थ्योरी गलत है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग लैब में भी बना सकते हैं। और ये देखो जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लैब में बना सकते हैं, तो ये कंसेप्ट को थोड़ा सा एक बाद में साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोल्वे साइंटिस्ट हैं, जो कि 1847 में आए, और ये भी एक्सीडेंटली लैब में एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर दें। एस्टिक एसिड तो जानते हो तुम लोग, CH3COOH, नहीं भी जानते हो कोई बात नहीं, आज से सब जानोगे।
बोले कि जानो ना जानो कोई मतलब नहीं, एसिटिक एसिड को एक्सीडेंटली बना दे। ये भी किसने बना दिया? लाइम में। और जैसे ही लाइम में बनना स्टार्ट हुआ तो अब यहाँ से दिमाग में ये आ गया कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे बना सकते हैं? लाइम में बना सकते हैं। और एक बात समझो, जैसे ही इतना एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना खोज होने लगा लाइम में कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला जब ब्रांच बनाया गया तो उसमें 20 लाख कंपाउंड को डाला गया। 20 लाख। अब समझ जाओ कि जब ऑर्गेनिक का पहला मतलब बोला गया कि चलो भाई ऑर्गेनिक को भी एक ब्रांच बना दिया जाए, क्योंकि इतना कंपाउंड का जब खोज होने लगा तो पहले खोज नहीं था, क्योंकि आदमी लोग को एक के दिमाग में बैठ गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब किससे बनेगा? प्लांट से या एनिमल से। आदमी बहुत साइंटिस्ट लोग भी रिलैक्स था कि लाइफ में तो बना नहीं सकते। लेकिन जैसे ही बनना स्टार्ट हुआ तो अब ये लोग 20 लाख बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना खोजने लगा। स्टार्टिंग में 20 लाख कंपाउंड डाला गया और हर ईयर 1 लाख कंपाउंड उसमें इंक्लूड किया गया। यानी कि इतना कंपाउंड खोज हो गया ऑर्गेनिक का कि केमिस्ट्री में आज ऑर्गेनिक सबसे बड़ा ब्रांच बन गया, जिसका कुछ साल पहले कोई अस्तित्व नहीं था। आज ऑर्गेनिक एक सबसे बड़ा अपना अस्तित्व लेकर आया और सबसे बड़ा वेटेज। तो ऑर्गेनिक का आज अगर हम बात करें, अब उसमें एक बात आता है कि 20 लाख प्लस को नाम कौन याद रखेगा? अब नाम को लेकर भी बहुत सारा कहानी था। चलो देखा जाए, उसको भी देखते हैं, समझते चलते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं, कुछ डिफिनेशंस भी जानेंगे और फिर नाम का भी क्या रीजन्स है। तो मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफिनेशन ये था कि कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम द क्या? एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये बोला गया कि थोड़ा डिफिनेशंस को बंद करके एक नया डिफिनेशन लिया जाए। तो अभी नया डिफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड द कंपाउंड्स विच कुड बी थॉट ऑफ एज द डिराइव्ड ऑफ द क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या और उसमें जो भी हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला चीज़ हाइड्रोकार्बन्स, इसमें क्या होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसको हम टेंशन नहीं लेना। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से आया हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई भी कंपाउंड्स हम लेते हैं तो दो चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहला तो एक कार्बन। बिना कार्बन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगा नहीं। दूसरा हाइड्रोजन्स में, और इसका डेरिवेटिव मतलब अब इसका डेरिवेटिव में कुछ भी हो सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन्स हो सकता है, नाइट्रोजन्स हो सकता है, सल्फर हो सकता है। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे CH3, अब यहाँ पर OH लगा दिया गया, ये हो गया हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन्स, और इसी के साथ लगा दिए OH यानी कि बन गया अल्कोहल। ये क्या हो गया? OH अल्कोहल। अब इसके बारे में चिंता नहीं करना, आगे डिटेल बताएंगे। तो ये क्या हो गया? OH मतलब जैसे ही लगा देते हैं अल्कोहल बन गया। ये इसका क्या है? डेरिवेटिव्स है। या ऐसा कंपाउंड्स हो जाए कि CH3 और यहाँ पर क्या लग जाए? Cl, तो इसका क्या हो गया? डेरिवेटिव्स हो गए। यानी कि यहाँ पर क्लोरीन लग गया या ब्रोमीन लग गया या आयोडीन लग जाएगा, तो ये सब डेरिवेटिव होते हैं। या CH3 COOH लग जाए, एसिटिक एसिड, यानी कि सब इसका डेरिवेटिव्स हो जाएगा। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर बोला जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो पहला चीज़ हाइड्रोकार्बन्स हो यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन, और दूसरा उसमें इंक्लूड होने वाला जो भी है डेरिवेटिव्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन्स, जो भी लगाना है लगा सकते। और उससे जो कंपाउंड्स बनेगा उस कंपाउंड्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। किसी को दिक्कत होगा तो बोलते जाना, एकदम डिटेल में चला जाएगा कि दिक्कत होगा ही नहीं। अब रीजन्स थोड़ा जान लेते हैं कि रीजन्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहला चीज़ आता है कि इसका रीजन्स क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतना बड़ा ब्रांच बन गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना बड़ा ब्रांच बना, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ने का रीजन्स क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन मन में यही आता है। तो उसमें कुछ रीजन्स हैं, जिसमें सबसे पहला है काइटिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। काइटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, अब ये क्या है?
कैटिनेशंस को हम लोग बोलते हैं, एक आम भाषा में इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि कार्बन के पास एक बहुत ही अच्छा गुण होता है सेल्फ लिंकिंग का। दूसरा चीज़ इसी में सेल्फ लिंकिंग, अब ये सिंगल बॉन्ड से भी हो सकता है, डबल बॉन्ड से भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी हो सकता है। दूसरा चीज़ इतना बड़ा होने का कारण क्या है, यानी कि सेल्फ लिंक। अब देखो ये बड़ा बड़ा सा चैन बना सकता है, ये देखो 50 कार्बन बना दो, 20 30 40 50 अलग अलग। दूसरा चीज़ स्ट्रेट भी चैन बना सकता है, और देखो ये कैसा हो गया, तो स्ट्रेट चैन हो गया, तो स्ट्रेट चैन, और साथ ही साथ ब्रांच चैन भी बना सकता है। ये देखो, यानी कि ऐसे स्ट्रेट बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, रिंग भी बना सकता है। इतना बड़ा रीजन्स होने का कारण क्या है, ये देखो इसका मेन जो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। अब देखो 3 कार्बन को ऐसे लिख दोगे तो नाम अलग हो गया, ऐसे लिख दोगे तो नाम अलग हो जाएगा, इसी में डबल बॉन्ड डाल दोगे तो नाम अलग, ट्रिपल बॉन्ड तो नाम अलग। यानी कि इसके वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतना ज़्यादा हुआ। पहला प्रॉपर्टीज कैटिनेशंस, जो कि बहुत ही बड़ा नाम। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि ये ज़्यादातर कंपाउंड्स में नहीं होता, मोस्ट ऑफ कंपाउंड देखोगे जहाँ पर कैटिनेशन का प्रॉपर्टीज नहीं होता है, यानी कि सेल्फ लिंकिंग में उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है। लेकिन इसमें देखा जाता है कि कार्बन खुद में जुड़ जुड़ कर 50 60 70 80, यानी कि तुम अभी तो देखोगे बायोमोलिकुल्स जब चैप्टर पढ़ोगे तो बायोमोलिकुल्स में जब प्रोटीन का डीएनए का स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे, जैसे कि हम लोग बायो में क्या आप जानते हो, बायो में जानते हो सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, डीएनए। केमिस्ट्री में मिलना बोला जाए कि डीएनए को भी तोड़ा जा सकता है, और डीएनए को तोड़ कर केमिस्ट्री का कुछ एलिमेंट्स निकाल दिया जाएगा, डीएनए आरएनए उसको भी तोड़ा जाएगा। इसीलिए तुम्हारा केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिकुल्स या बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। एक तरह से बायोकेमिस्ट्री, बायो प्लस केमिस्ट्री दोनों मिलाकर। स्टार्च, ग्लूकोज आदमी समझ जाएगा, केवल ग्लूकोज का मतलब क्या है, C6H12O6, बस वहाँ पर आओगे तो एक पूरा 1.5 क्लास का क्लास करोगे, जहाँ पर मालूम चलेगा कि ओरिजिनल में ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज पीना छोड़ दोगे वो वैसा ग्लूकोज के बारे में अगर तुमको देखो है स्ट्रक्चर, जब देखोगे तो तुमको लगेगा कि इससे अच्छा ग्लूकोज पीना बंद कर दे, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, वैसा टेढ़ा मेढ़ा आएगा। इस चीज़ को बेसिक चीज़ जब तक नॉलेज नहीं रखोगे दिक्कत होगा। पहला चीज़ बड़ा होने का कारण है कैटिनेशंस। किसी को दिक्कत होगा तो बोलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम लोग एकदम कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो उसमें नहीं पूछेंगे। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन तुम लोग को दोनों के लिए, इसलिए कि तुम लोग थोड़ा घर पर जाओ, घर पर जाकर सेल्फ स्टडी करो, वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। कोई स्टूडेंट को ऐसा भी होता है जिसको एक बार में समझ में नहीं आता, तो कम से कम एक बार और घर पर देख लेगा, देश का विकास करेगा। मेन क्या है कि कहीं ना कहीं यही रीजन है कि देश का तुम क्या करो, विकास हो, बस इस चीज़ को फोकस करो। देखो अगला इसका गुण है टेट्रा क्या, वैलेंसी। कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है। टेट्रा मतलब क्या हो जाएगा, 4। आज से केमिस्ट्री में याद रखना, जहाँ भी टेट्रा वर्ड यूज हो तो केमिस्ट्री में इसका मतलब 4 होता है। तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है, जिसके वजह से कार्बन चारों तरफ फैल सकता है। अब देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, टेट्रा वैलेंस। जैसे कि अगर मीथेन लिया जाए तो मीथेन का स्ट्रक्चर्स, जैसे कि अभी ज्योमेट्री पढ़ चुका है, मीथेन का पढ़ा है या नहीं, ये हो गया। इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, यानी कि ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स। अब ये सब क्या है, ये सब जो भी है, अगर हम बात करें तो हम लोग शेप के बारे में तो यहाँ पर इतना बात करेंगे नहीं। हम लोग को एक बात बताते हैं कि इसका टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल होने की वजह से 3D ऐसा लग रहा है कि प्लेन में लग रहा है, चारों प्लेन में, एक्चुअल प्लेन में नहीं है, 3D में क्या है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल में ये होता था 2 प्लेन, 2 ऐसे हो जाएगा और एक आगे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यही ना। 4 बॉन्ड होता है टेट्राहेड्रल में, बताया गया है उस चीज़ को।
कार्बन का मोस्ट ऑफ कंपाउंड जो होता है इसका रीजन्स है, तो इसीलिए हम थोड़ा बता देते हैं, उसे याद रखो बस। यही होता है ना टेट्राहेड्रल। ये अब यहाँ पर यही कार्बन हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर टेट्राहेड्रल में बात करें तो 4 बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर हम बोल रहे थे कि 2 वर्ड यहाँ पर यूज होगा, एक होगा डैश और एक क्या हो जाएगा सॉलिड, आगे का बॉन्ड और पीछे का। तो एक केस में हम लोग सॉलिड लेंगे, एक केस में डैश लेंगे, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। यही टेट्राहेड्रल होता है, इसको दिमाग में डाल लोगे, 3D पिक्चर होता है। अब अगला चीज़ आता है, तो पहला तो हो गया काइटिनेशंस, दूसरा हो गया क्या टेट्रा वैलेंसी, जिसके वजह से कार्बन का मतलब कंपाउंड्स इतना ज़्यादा होने के कारण है ऑर्गेनिक में। अगला हो गया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म्स, इस बात को याद रखना, आइसोमेरिज्म्स। अब आइसोमेरिज्म्स क्या है, तो कुछ कंपाउंड्स ऐसा देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हम ले लेते हैं C2H6O, एक्चुअल में 2 कंपाउंड बनाएगा, कैसे देखा जाए, CH3 हो गया, ठीक है, पहला ये कंपाउंड हो गया। अब दूसरा कंपाउंड क्या होगा, तो दूसरा कंपाउंड भी देखो, पहला तो ये समझ में आता है, किसी को दिक्कत नहीं है, CH2OH। तो ये 2 चीज़ बना है। पहला बनाया क्या है ईथर। अब इसको हम बोलेंगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सब आगे डिटेल में बताया जाएगा। ईथर और ये क्या हो जाएगा अल्कोहल। अब इसका पूरा नाम अगर बोले तो इसका नाम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, इसको नाम बोला जाता है इथाइल अल्कोहल, और इसको बोला जाता है डाई मिथाइल ईथर। यही सब तो ऑर्गेनिक में सीखना है। अब देखो फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, जिसके वजह से प्रॉपर्टीज भी अलग अलग। अब ये आइसोमेरिज्म्स भी अलग अलग होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स, वो भी अलग अलग। ऑप्टिकल में भी अगर देखा जाए तो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कुछ ऐसे कंपाउंड, जैसे कि कोई कार्बन का लिया, कोई डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, उसके लिए अलग कंपाउंड हो गया। कोई डबल बॉन्ड लेकर इस पोजीशन पर लगा दिया, कंपाउंड का नाम बदल गया। यानी कि पोजीशन बदल दिया, कंपाउंड बदल गया, उसका प्रॉपर्टीज बदल गया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही चेंज हो गया, जिसके वजह से ये ब्रांच इतना बड़ा हो गया। तो रीजन तो समझ गया कि ऑर्गेनिक का बड़ा ब्रांच होने के कारण है सबसे पहला काइटिनेशंस, यानी कि सेल्फ लिंकिंग, खुद में इतना जुड़ जाता है, बड़ा से बड़ा बॉन्ड बनाता है, और साथ ही साथ ब्रांच भी बना सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जिसके वजह से। दूसरा हो गया टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है, और 4 वैलेंसी होने के वजह से ये चारों तरफ आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद आइसोमेरिज्म्स, यानी कि फार्मूला देखो एकदम सेम है, लेकिन एक ही फार्मूला से बहुत सारा कंपाउंड्स। कभी कभी तो पढ़ोगे इस कंपाउंड का आइसोमेरिज्म 35 है, हाँ, कोई कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म 105, 110, यानी कि फार्मूला एक ही है लेकिन उसका आइसोमेरिज्म 105, 120, जिसके वजह से उसका प्रॉपर्टीज हो गया 120 टाइप्स, जिसके वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना बड़ा हुआ। अब बात आता है कि जब इतना बड़ा है तो इसको नाम भी याद रखना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक तो हमको सर थका देता है नाम याद रखने में, तो ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। जब भी प्रॉब्लम होता है तो कुछ जो साइंटिस्ट हैं जो कि आकर मदद करते हैं हमेशा, ठीक है। पहले जान लेते हैं कि सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो प्लांट किंगडम, जैसे कुछ आता है प्लांट से, जो कि हम बोले कि जैसे कैसे हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, ये सब बहुत सारा है। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे 12th में, आगे मतलब कि 11th में नहीं, 12th में। फिर हो जाएगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से क्या आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा, ठीक है, यूरिया आ जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं वुड डिस्टिलेशन से। वुड डिस्टिलेशन से सबसे पहला आ जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल दारू बनाया जाता है सड़ाकर, अलग अलग तरह का होता है, जैसे हांडी वाला होता है, हड़िया। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल में उसको क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है। दारू भी अलग अलग क्वालिटीज़ का होता है, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन ये सब ऑर्गेनिक का कंपाउंड्स है। अगर देखा जाए तो उसमें दो तरह का हम लोग जैसे आम भाषा में अगर दिखाई दे तो लोकल दो तरह का दारू दिखता है, एक महुआ वाला और एक चावल वाला। हाँ, जैसे चावल वाला भी बहुत जन पीता है, और एक होता है अंग्रेजी हो गया। तो अब यहाँ पर बात बोला जाता है कि चावल वाला जो होता है एक्चुअल में डिस्टिलेशंस करके उस सबको सड़ा कर, या महुआ का भी जो बनाया जाता है वो सब सड़ा कर बनाया जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अल्कोहल जो है इसी को देखना, महुआ वाला जो महुआ जानता है, तुम लोग नहीं जानता है, गांव में देखना महुआ हो। तो महुआ क्या होता है कि वो दारू इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, अगर महुआ को तुम देखोगे अगर मेटल सरफेस पर किसी पर रख दो, वो मेटल सरफेस को पिघला देता है, मेल्ट कर देता है। अब सोचो कि वो आदमी पी कर खड़ा रहता है उसके अंदर कितना बड़ा पावर है। सोचो, मेटल को पिघला दिया लेकिन उसके अंदर का जो जितना भी डेरिंग है उसको पिघला नहीं पाया, आदमी पी रहा है। तो वो चीज़ को यहाँ पर देखो, जैसे केमिस्ट्री में ज़्यादातर वर्ड यूज होगा ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट मतलब ऐसा नहीं कि ड्रगिस्ट मतलब होता है मेडिसिन बेचने वाला। ड्रग मतलब हमेशा ड्रगिस्ट मतलब क्या होता है, ड्रग्स बेचने वाला नहीं। ड्रग्स बहुत अच्छा है अगर लिमिटेड लिया जाए तब। ड्रग्स किस लिए काम करता है, नींद को लाने के लिए। अब आदमी ओवरडोज लेना स्टार्ट करता है, उसके वजह से दिक्कत है। ड्रग्स मिलाया जाता है हर सा कंपाउंड, मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स में ड्रग्स मिलाया जाता है। अफीम मिलाया जाता है, अफीम भी तुम लोग नाम सुना है, गांजा, अफीम, हीरोइन। तो हीरोइन में भी अब ये नहीं कि फिल्म का हीरोइन, वो अलग है हीरोइन है, तो वो चीज़, ब्राउन शुगर। अब ये सब जो है ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, ठीक। हाँ, खांसी के सिरप में मिलाया जाता है, खांसी के सिरप में भी मिलाया जाता है। इसलिए देखना किसी को खांसी नहीं छूटता है तो एक बोलता है कि एक गिलास या एक कप जो भी है थोड़ा सा रम पी लो, उसके वजह से खांसी थोड़ा ठीक हो जाए। आदमी बोलता है ना, देखना आम भाषा में बोल देता है। अगला चीज़ आता है कोल तार डिस्टिलेशंस। कोल तार डिस्टिलेशंस होता है जैसे कि कोल तार में जैसे कि पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम का जितना भी मटेरियल है उसके रिगार्डिंग वो सब हो जाएगा। उसके बाद नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नेचुरल गैसेस में क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। चलो हम मीथेन लिख देते हैं पहला, बायोगैस, मीथेन हो गया। बायोगैस में एक्चुअल में मीथेन होता है, मीथेन हो गया। उसके बाद ब्यूटेन हो गया। ये सब अलग अलग गैसेस जो कि एक्चुअल में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशंस ऑफ। अब ये देखो, इसमें भी देखोगे तो अलग अलग तरह से अगर हम प्रोसेस को, ये भी एक तरह से डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशंस दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। यानी कि अगर दोनों में बोला जाए तो कहीं ना कहीं प्रोसेस को डिस्टिलेशंस करके बहुत लंबा समय तक छोड़ने की वजह से वो कंपाउंड होता है। तो ये सब सोर्सेस है। तुम देख लेना, कभी कभी इडली को काफ़ी लंबा समय तक छोड़ दिया जाता है, इडली को नहीं, इडली का मसाला को, यानी कि उसको जो पेस्ट बनाया जाता है तो कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है और उसके बाद इडली बनाया जाता है तो थोड़ा सॉफ्ट इडली बनता है। जब तक थोड़ा खटापन नहीं आता है तब तक टेस्ट नहीं आता। लेकिन इडली में या डोसा में आदमी बोलता है थोड़ा खटापन आना चाहिए, जितना खटापन आया बहुत अच्छा इडली बना। और हम लोग को जितना खटापन आता है इडली उतना बेकार है, हम लोग हटा देते हैं साइड से। देखो अब इसका एप्लीकेशंस ऑफ, ये छोटा छोटा बात है, जल्दी जल्दी हम लोग समझते चलेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका लाइफ में यूजेस कहाँ है, इन एवरीडे लाइफ। पहला फूड, खाना वाना खाइए, तो इसमें जो भी है, हाँ खाना में जो भी लेते हो कि विटामिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सेलुलोज हो गया, बार बोल रहे हैं अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, फूड का हो जाएगा सोर्सेस। क्लोथ में हो जाएगा, क्लोथ में क्या हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, ऊल हो जाएगा, हाँ कपड़ा क्लोथ मतलब कपड़ा, गुड, बहुत बढ़िया। तो क्लोथ में अगर हम लोग बात करें तो इसमें हो जाएगा सिल्क हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा,
पॉलिस्टर हो जाएगा। तो ये सब मोस्ट ऑफ पॉलिस्टर में अब ज़्यादा कुछ ऐसा भी होता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलाया जाता है, लेकिन हमको ऑर्गेनिक वाला लेना। फिर उसके बाद फ्यूल्स में हो जाएगा। फ्यूल्स तो जानते हो, पेट्रोलियम हो गया, CNG गैस हो गया या अदर मटेरियल जो भी। इंसेक्टिसाइड्स में क्या आता है, DDT, ठीक है, DDT आ जाएगा, जिसको कि तुम देखते हो। अब इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है डिटेल में, सब पढ़ना है, ये सब आज इंट्रो। DDT के बारे में पढ़ना है, जिसको कि कीड़ा मकोड़ा पर छिटा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर कहीं पर भी अगर देखा जाए तो इंसेक्टिसाइड्स ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा लेकर इसको इंसेक्टिसाइड्स में DDT आ जाएगा, इसको लेकर थोड़ा छिड़ जाता है। जहाँ इंसेक्ट बढ़ गया तो इसको लेकर उसका साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए डाल दिया। फिर अगला क्या हो जाता है, रबर। और अब रबर भी अलग अलग तरह का होता है, नेचुरल रबर होता है और मैन मेड रबर भी होता है, अलग अलग तरह का रबर होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा या वर्निसेस हो जाएगा या स्टेशनरी मटेरियल हो गया। स्टेशनरी में जैसे कि पेंसिल हो गया, इंक हो गया। अब देखो, अब इंक से तो हम लिख नहीं रहे, अब इंक भी इसका एग्जाम्पल है। इंक्स में देखना कभी कभी लिखा रहता है इंक्स के डब्बा पर नो जाइलिन, मतलब उसमें जाइलिन नहीं मिलाया होगा। इंक का डब्बा हम लोग जब पढ़ाते थे तो उसको लिखा रहता है नो जाइलिन, एक्चुअल में कुछ ना कुछ जाइलिन रहता है। जाइलिन से थोड़ा सा होता है नशा होता है, तो ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो एक तरह का मटेरियल ऐसा हो, तो अब उसको क्या कहता है, मतलब हार्मफुल होता है, मतलब तुम्हारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा, इसीलिए वो सब जब भी लिखा जाता है तो दूर रख कर मार कर यहाँ से। अब ये नहीं कि उसको लेकर बीच में इसमें सूंघ रहे हैं, लिख रहे हैं। या वाइटनर भी बहुत खतरनाक है। बहुत जन देखना बच्चा लोग को आदत लग जाता है वाइटनर स्मेल करने का। अब ये क्या है कि सस्ता नशा है तो ये सब से दूर रहना है, सस्ता नशा से दूर रहो। अब देखो थोड़ा और जाना जाए, और देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ पार्ट्स में बांटा गया। तब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ पार्ट में बांटा गया, उसमें सबसे पहला पार्ट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, अब ये है क्या, थोड़ा जाना जाए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, असाइक्लिक और ओपन चेन। दूसरा क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्लोज चेन रिंग। अभी देखो अब यहाँ पर पहला आ जाए असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब जहाँ पर ओपन हो चैन हो। अब ओपन चैन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH3 यानी कि इसको बोलते हैं इथेन बोलते हैं, तो ये क्या हो, ओपन चैन। या उसी तरह CH3 CH2 CH3, ये सब कैसा है, ओपन चैन। या अल्कोहल ले सकते हो, CH3 CH2OH, ये सब ओपन चैन है। ओपन चैन यानी कि ओपन चैन में अब कुछ भी हो सकता है, ब्रांच हो सकता है या स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन क्लोज नहीं होगा। अब ये कैसा है, साइक्लिक में कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज में भी अगर देखा जाए, क्लोज मतलब जैसे कि अब जैसे देखो ये कार्बन को ऐसा है, ये क्लोज्ड। अब ये दो तरह का होता है। अब ये देखा जाए तो ये दो तरह का होता है, कौन कौन, होमोसाइक्लिक यानी कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक अगर कंपाउंड्स हम बात करें तो होमोसाइक्लिक में क्या होता है, समझते चलना अच्छा से तुमको ज़्यादा। होमोसाइक्लिक में क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला इस तरह का ले रहा था। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि ये इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, आगे पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, आज ये सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कैसा है, होमोसाइक्लिक है, इसीलिए इसको हम दो पार्ट में बांट दिए हैं। होमोसाइक्लिक को देखोगे तो दो पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन, ऑलिसाइक्लिक और उसके बाद क्या हो जाएगा, एरोमेटिक्स, ठीक है। तो ऑलिसाइक्लिक ही बोलो कि ये पार्ट है। अब जैसे इसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है, जब भी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो क्या यूज़ किया जाता है, साइक्लो। अब ये साइक्लो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। आज जानेंगे कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स भी क्या है। तो साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं जैसे कोई भी कंपाउंड, जैसे कि मान लो कि ये 4 कार्बन का आ गया, 1 2 3 4, तब इस केस में भी साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे। अब देखो एक्चुअल में ये सब है क्या, आज ये सब जानेंगे, लेकिन जानते चलो कार्बन का बैलेंस है 4। उसके बाद आता है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में क्या होता है, तो एरोमेटिक में अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग का। अब बेंजीन क्या होता है, कार्बन जिसके पास कितना हो, 6 हो और अल्टरनेट बॉन्ड हो, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। अगर फार्मूला देखा जाए तो C6H6 बोलते हैं, इसका नाम होता है
बेंजीन होता है। अब बेंजीन का डेरिवेटिव्स भी हो सकता है, बेंजीन का इसमें हम लोग डेरिवेटिव्स भी ले सकते हैं। अब कौन कौन ले सकते हैं, ध्यान समझो। अब बेंजीन का डेरिवेटिव्स हम लोग क्या ले सकते हैं, तो पहला ये देखो, ये हो गया फिनॉल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। फिर उसी तरह हम लोग और भी ले सकते हैं, चलो हम ले लेते हैं, और क्या, ये NH2, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं, या एनी लाइन बोलते हैं, जो पढ़ना है पढ़ो इंग्लिश में, तुमको लेकर कोई ज़्यादा चिंतित नहीं रहने का। उसी तरह CH3, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलिन बोलते हैं। तो ये अलग अलग है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में आता है। अब एरोमेटिक्स में देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक होता है बेंजॉइड्स जिसमें बेंजीन ही लगा हो, मतलब जिसमें बेंजीन का एक या एक से ज़्यादा रिंग, और एक हो गया नॉन बेंजॉइड यानी कि जिसमें बेंजीन ना हो। अब इसमें अगर बात बोलते हैं, देखो ध्यान सुनो, बेंजॉइड का एग्जांपल बता दिए, वो सब बेंजॉइड है, वो सब बेंजॉइड हो गया। या तुम और भी एग्जांपल लेना चाहते तो ले सकते हो, ये देखो, अभी लेने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम लोग नोमेनक्लेचर सीखा नहीं। इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड, नाम जब सिखाएंगे तब जाकर उस केस में तुमको अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या आता है, नॉन बेंजॉइड। अब देखो ये सब नॉन बेंजॉइड में आता है जिसमें बेंजीन ना हो। तो देखा जाए दो ठो कंपाउंड्स और भी आता है नॉन बेंजॉइड कंपाउंड्स में। तो नॉन बेंजॉइड कंपाउंड्स में दो कंपाउंड्स आ जाता है। अब ये दो कंपाउंड्स है क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। चलो ठीक है, ये तो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह कंपाउंड को 6 कार्बन होता है, रिंग में जुड़ा होता है। अब ये जो देखा जाएगा इस कंपाउंड को, तो इस कंपाउंड को हम लोग टोरोपन बोला जाता है, या बहुत सारा बुक में इसी को टोरोपोन बोला गया है। तो अलग अलग नाम है जो कि लिया जाता है, टोरोपोन हो गया, टोरोपन हो गया। अगर इसी में कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर OH लगा दे, या यहाँ पर कहीं पर OH लगा दे, तो इसका नाम हो जाता है टोरोपोलोन। तब उस केस में नाम उसको टोरोपोलोन बोलते हैं। स्पेलिंग को लेकर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस टोरोपोलोन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, ओके। तो इसमें भी क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि कभी कभी नंबर ऑफ कभी पूछ जाता है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है। उस केस में अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तब उस केस में हमको इसको लेना पड़ता है कि सिग्मा बॉन्ड को पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, तब जाके उस केस में क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ बात और आता है जिसमें सबसे पहला आता है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप है क्या, समझा जाए। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, टाइटल, नाम के पीछे का टाइटल, जो भी सरनेम बोलते हो। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है, तो इसमें शर्मा जो है ये क्या है, टाइटल, फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से मेरा प्रॉपर्टीज अलग है। तुम्हारा सरनेम जो होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी उसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि सरनेम क्या है, तो उसी तरह कंपाउंड्स का अलग अलग क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, अलग अलग। अब फंक्शनल ग्रुप है क्या, एक सिंपल भाषा में बोले तो द मोलिकुल्स, ये हम क्या है, द मोलिकुल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ध्यान से, कंटेंट 2 or more than 2 types of atoms or groups of atoms, but the chemical properties of the organic compounds depend upon only one group of atom। मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐसा होगा, देखो ध्यान समझना, जैसे कि CH3 CH2 OH, ध्यान समझना, हम बोल रहे हैं बार बार कि हर चीज़ को ध्यान से समझो। CH3 CH2 और CH। अब इस दोनों में बोलो क्या कॉमन है, इस दोनों में ये पार्ट कॉमन है कि नहीं है, ये भी, यहाँ पर ये चीज़ अलग है, ठीक है।
अब ये फंक्शनल ग्रुप ये डिनोट करता है अल्कोहल को, ये डिनोट किसको कर रहा है कि ये भाई अल्कोहल है, और ये डिनोट करता है किसको, अल्डिहाइड को। इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड्स का दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होने का कारण क्या है, फंक्शनल ग्रुप। इस दोनों में दो चीज सेम है, CH3 CH2 CH3 CH2 दोनों में सेम है। इसको हम लोग होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज सेम है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने की वजह से यहाँ का भी और यहाँ का भी दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने की वजह से फंक्शनल ग्रुप जो कि प्रॉपर्टीज को उसका बदल दिया। अगर मान लो किसी की जगह पर कुछ ऐसा ले लिया जाए कि CH3 CH2 OH, OH से ले लिए COOH लेता। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम बात करें तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो सबका अलग अलग क्या है फंक्शनल ग्रुप है, जिसके वजह से प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप का एक बहुत बड़ा टेबल होता है जिसमें 17 से 18 फंक्शनल ग्रुप होता है, 18। अब उसके बारे में हम टेबल तो लिखवाएंगे नहीं, जिस दिन हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अल्केन के बारे में पढ़ेंगे तो उस दिन उसका फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, अल्कोहल का पढ़ेंगे तो उस दिन उसका फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका फंक्शनल ग्रुप लिख कर पढ़ते चलेंगे, क्योंकि लिखवाने के बाद उसको फिर धीरे धीरे उसमें टाइम टेकन है बहुत सारा, और उसको हमें को दोबारा फिर लिखवाना पड़ता है, तो इसलिए उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप किसी को दिक्कत है बोलो, फंक्शनल ग्रुप क्या है, यानी कि वैसा आइटम्स या वैसा ग्रुप ऑफ आइटम्स जो कि उसका कंपाउंड्स का पूरा प्रॉपर्टीज को ही बदल दे, केमिकली बदल दे। अब देखो जैसे कि ये नहीं है, ये तो होमोलॉगस सीरीज है। अब देखो इसमें कभी एक बात दिमाग में डाल लेना, जैसे कि अब इसी में कंपाउंड्स को ऐसा ले लेता, CH3 CH2 CH2 और CHO, ध्यान समझना। तब ये नहीं कि ये वाला का फंक्शनल ग्रुप मत लेना, ये होमोलॉगस सीरीज में ऐड हुआ, कार्बन ऐड हुआ। अभी प्रॉपर्टीज का किस पर डिपेंड करेगा, इस कार्बन पर डिपेंड नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड कर रहा है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी जो भी चेंज हो रहा है इसके वजह से। हाँ, इसके वजह से फिजिकली प्रॉपर्टी में कोई चेंजेज होगा, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बात आता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, आगे लिखवाएंगे, बाद में हम बताएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहला रिप्रेजेंट करने का जो तरीका आता है वो आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसमें किसको किसको एक्सप्रेस करते हैं अगर दिखाओगे तो हर चीज़ को, जैसे कि अगर हम बात करें सी सिंगल बॉन्ड सी, बस ये हाइड्रोजन्स अब ये देखो कितना बड़ा स्पेस लिया। इसका एक्चुअल में अगर नाम हम बात करें तो 1 2 3 कार्बन है, तो इसको हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। और नाम नहीं आता है तो चिंतित नहीं रहना, नाम आ जाएगा। अभी केवल बात याद रखो कि ये देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर्स हुआ। हर चीज़ को हमको क्या करना पड़ा, एक्सप्रेस करना पड़ा हर चीज़ को। अब यहाँ पर हर चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो, CH3 सिंगल बॉन्ड को यहाँ पर दिखाना पड़ता है, सिंगल बॉन्ड को भी, डबल बॉन्ड को भी, ट्रिपल बॉन्ड को भी, यानी कि कंप्लीट स्ट्रक्चर्स दिखाना पड़ता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर्स। हाँ, एक बात और दिमाग में डालना, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं है। रुको, सुनो इधर, तुम लोग बात बहुत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं है क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर्स के लिए तो तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, VSPR थ्योरी। ये कैसा है, थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकली, यानी कि एक प्लेन मतलब पेपर पर ड्रॉ किया हुआ। ओरिजिनल में तो उसका अलग अलग एंगल पर शिफ्ट होगा,
जो कि VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग मालूम चलेगा। ये जो भी है कैसा है तो पेपर कॉपी पर ड्रॉ। अब कोई ऐसा भी होगा, अब इसमें देखो इसीलिए स्टूडेंट लोग कहाँ पर नोमेनक्लेचर में दिक्कत होता है या थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, उसको लगता है एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, ऐसा थोड़ी है। 3 हाइड्रोजन देना तुम कहीं भी दे दो, या ऐसे भी ओरिजिनल थोड़ी है तुम तीनों इधर देना है। सर मेरे को मन इधर करा है, दे दो। मेन क्या है कि तुमको दिमाग में ये रखना चाहिए कि कार्बन का कितना बॉन्ड होगा, 4, टेट्रा वैलेंस। अब कोई इसको बनाना चाहता है तो कोई ऐसा भी होगा जो कि क्या कर दे कि ये हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन दे दो ना, सही है, गलती नहीं। मेन क्या है कि ओरिजिनल थोड़ी है, ये कैसा है कि केवल पेन और पेपर को लेकर पेपर पर ड्रॉन कर दिया, बस वैसा स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल उसका शेप साइज ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक्चुअल शेप साइज को रिप्रेजेंट करता है VSPR थ्योरी, जो कि ओरिजिनल में बताता है कि वो रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छा से याद रखोगे, छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है। हाँ यहाँ पर CH2 होगा, चलो ओके गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर CH2 होगा क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, तो 4 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 हो गया तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, उसी तरह से अगर हम लोग और भी ले सकते हैं, जो भी लेना है ले सकते हो, जैसे कि CH3 CH2 OH, ये भी कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला या इसी को तुमको और अच्छा से दिखाना है तो ये ले लो, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब ये थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले रहा है, तो इस स्पेस को कम करने के लिए हमको क्या किया गया, बोला गया कि आप ऐसा ना लेकर आप ऐसा यूज़ कीजिए जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड और रेशनल फॉर्म। अब जैसे कि अब मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, अब जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाओ स्ट्रक्चर। ये देखो हाइड्रोजन्स, ये कितना बड़ा जगह लिया। अब बोला गया कंडेंस्ड बोला गया और रेशनल बोला, ये स्ट्रक्चरल था, तो कंडेंस्ड और रेशनल बोला कि आप सिंगल बॉन्ड को हटा दीजिए, यानी कि कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड भी नहीं लिखने की जरूरत है और कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का भी सिंगल बॉन्ड लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल। यानी कि देखो CH यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर CH कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब बोला गया कि इससे भी आप सिंपल लिख सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, CH3 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब CH2 का 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म को क्या बोला गया, कंडेंस्ड फॉर्म या रेशनल फॉर्म। तो अब ये स्पेस कम लिया कि नहीं लिया, और स्पेस कम। अब हमको मान लो कि कोई कंपाउंड्स बनाना है जिसमें 50 कार्बन हो, लेकर बैठ गए बनाने, मालूम चलेगा 1.5 पेज में बना ही रहे, उसके बाद नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इस चीज़ को बचाने के लिए कंडेंस्ड फॉर्म है। इससे भी सिंपल लाने के लिए क्या है, हाँ एक बात दिमाग डालना, केवल कंडेंस्ड फॉर्म में सिंगल बॉन्ड को ही हटाना है, अगर डबल बॉन्ड कहीं होगा तब डबल बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान, जैसे कि मान लो कि कंपाउंड ऐसा आ जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि CH3 नहीं CH हो जाएगा और ये भी CH हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH3। तो कंडेंस्ड फॉर्म बोला गया था ऐसा किया जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी होगा उसको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन सिंगल बॉन्ड को यहाँ पर हटा देना है। कार्बन कार्बन का बीच का सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन का बीच का सिंगल बॉन्ड हो, वो सबको हटा देना है, और यही एक तरीका है। किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं। इससे भी सुंदर आया, सुंदर और सुशील आया, जिसका नाम हुआ
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, जिसके बारे में हम लोग पूरा 11 12 पढ़ेंगे। अब उतना बड़ा भी नहीं लिखने की जरूरत है। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स का कुछ फैक्ट जिसको कि याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा बॉन्ड लाइन में होता है। अगर अच्छा से समझो तो क्वेश्चंस बना लो। एनर्जेटिक रहो थोड़ा सा। शरीर धीरे 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 लग रहा है कि शरीर को एकदम एनर्जेटिक रहो। जब आधा एक घंटा आ रहा है एकदम पढ़ने के लिए, एकदम लोगों के एकदम पढ़ने ही के लिए आए। ऐसा नहीं कि तुम लोग बीच बीच में क्या होता है ना कि देखता है कि कथा चल रहा है, सत्यनारायण भगवान का प्रसादी मिलेगा मिलेगा, ऐसा थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना है। ये सबको चाहिए। तुम लोग जब भी आ रहे हो पढ़ने तो एक काम दिमाग में हमेशा रख लो, ज़्यादा अगर सुबह क्लास हो तो नहा करो। नहाने की वजह से आदमी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। नहा कर कुछ खा कर, बहुत बच्चा लोग खा कर नहीं आता है, 10-11 बजे तक नाश्ता करने का आदत है। कम से कम कुछ ना कुछ खा लो। या सबसे स्पेशल चीज़ होता है सत्तू का शरबत। 1 गिलास घोरने का, नींबू मिर्चा प्याज डालकर, एकदम टेस्टी, अच्छा लगता है। उसको पी कर देखो, मज़ा आएगा। जैसे कि मेरे को भी सुबह सुबह जैसे क्लास सबको लेने होता है तो हम लोग अपना कुछ ना कुछ खा कर आते हैं। बिस्किट खाना नहीं होता है। जो बिस्किट खा कर आ रहा है तो बिस्किट को खाना में हम नहीं लेते हैं कि सर हम खा कर आए हैं बिस्किट खाकर। बिस्किट को खाना में नहीं लिया जाता है। तुमको हमेशा हम बार बोल रहे हैं कि वैसा कुछ ना कुछ खाया करो। ज़्यादा है तो थोड़ा चना हो, मूंग हो, वो सब फुला कर खाया करो। तुम लोग जब तक खा कर नहीं आएगा एनर्जेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटा चीज़ है। अब इसमें देखा जाए तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में ऐसे बॉन्ड खींच दिया था। ध्यान समझना, जैसा भी बॉन्ड खींचना है, ऐसे खींच दो या ऐसे खींच दो। ब्रेन है कि बॉन्ड है, देखो इधर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमेशा याद रखेंगे कि हर मतलब कि जितना भी जंक्शन है, जंक्शन जानते हो, जहाँ पर ट्रेन का नया प्लेटफॉर्म खुलता है, या पर जहाँ पर बेंडिंग हो या जहाँ पर क्या हो, जंक्शन हो। जंक्शन मतलब जहाँ पर एक रूट नया निकलता हो। जैसे टाटा नगर जंक्शन है। जंक्शन क्यों है? यहाँ पर ट्रेन का नया स्टेशन कहीं जाने का प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ से कहीं नया रूट चेंज कर सकता है। जंक्शन, स्टेशंस और हॉल्ट, जानता है ना, हॉल्ट, ये तो सब में अंतर है। स्टेशन क्या होता है? गाड़ी को आराम करने के लिए, वहाँ से नया रूट नहीं खुलता है। जबकि जंक्शन जब भी होता है, जैसे कि वहाँ से नया रूट जाएगा, देखना बोलता है कि यहाँ से रूट गाड़ी का चेंज होने वाला है, कहीं ना कहीं वो जंक्शन है। ठीक है, तो ये सब। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझो, ये भी जो भी है, ये जितना भी बेंडिंग पार्ट है या एंडिंग पार्ट है, ये सब पर कार्बन होता है। हर चीज़ पर कार्बन। यहाँ पर एंड पर भी, और ये बेंड हुआ है इसके ऊपर भी कार्बन है। विथ कंप्लीट वैलेंसी। अब जैसे कि इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए। एक बॉन्ड इधर बना लिया तो और कितना बॉन्ड बनाना चाहेगा? 3 बॉन्ड बनाना चाहेगा, यानी कि इसके पास कितना हाइड्रोजन होगा? 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 1 2, यानी कि कितना हाइड्रोजन होगा? 2 होगा। इसके पास भी कितना हो जाएगा? 2 होगा। इसके पास भी 2, और इसके पास कितना हो जाएगा? 3। ध्यान देना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स का जो एंड वाला पार्ट होता है वो हमेशा मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसको? मिथाइल ग्रुप को। मिथाइल ग्रुप का मतलब कि CH3 को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। अब देखो, जब भी जैसे कि यहाँ पर अगर बोला जाए 1 2 3 4 5, कितना कार्बन हुआ? 1 2 3 4 5। अब इसका अलग अलग तरह का हो सकता है। देखो ध्यान समझो, नोमेनक्लेचर करेंगे तो ऐसा ही देंगे, ना कि तुमको कार्बन लिख लेकर उतना टाइम नहीं है। बहुत सारे नोमेनक्लेचर का चार्ट मिलेगा, 1 2 3 4 5। अब तुमको समझना पड़ेगा कि किस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा। यानी कि बॉन्ड लाइन को अगर नॉर्मल में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बोलो तो? कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड। 1 2 3। तीसरा पर भी क्या है? डबल बॉन्ड।
ओके, पहला पर डबल बॉन्ड, फिर तीसरा पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब इसको कितना हाइड्रोजन देना पड़ेगा? खुद बोलो। 2 हाइड्रोजन्स। ओके गुड, बहुत बढ़िया। इसको कितना हाइड्रोजन्स? देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड कंप्लीट, तो 1 हाइड्रोजन्स। इसको कितना देना पड़ेगा? 2 1 3, यानी कि 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दम आ जाना चाहिए, जिसको भी ना आएगा तो दिक्कत होगा। यानी कि पहले ये सब बनाना सीखो। अभी कुछ किसी भी तरह का हो सकता है, तुमको लगेगा कि ये सब क्या बन रहा है, लेकिन नोमेनक्लेचर में यही सब हम लेंगे। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। बोला जाएगा कि इसका नाम बताइए क्या होगा, ठीक है, इसको नाम क्या होगा बताइए। तो पहले तो इसको नॉर्मल वे में लिखेंगे। तो नॉर्मल हम देखो, हम मान लेते हैं कि बॉन्ड लाइन को अगर नॉर्मल वे में लिखेंगे तो पहले ना पता करो कि कितना कार्बन है। जब कार्बन पता कर लोगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। कितना कार्बन है? 1 2 3, यहाँ भी है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन मत लगा देना, यहीं पर गलती करता है सब नोमेनक्लेचर में। यहाँ पर एक कार्बन देता है, यहाँ पर देता है, लीजिए तुम भी ले लो, ऐसा थोड़े है। यहाँ पर कार्बन नहीं देना है, ये कार्बन से। अब देखो लास्ट वाला कार्बन में क्या जुड़ा है बोलो, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ। ये सब जानेंगे आगे, लेकिन तुमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में पहले नॉलेज होना चाहिए कि जो भी एंड पर जुड़ा हुआ है वो मिथाइल हो गया, और जो भी जंक्शन पर होगा, मतलब जितना भी बेंड हुआ या जंक्शन हुआ, वो सब जगह क्या होगा? कार्बन आइटम होगा विथ कंप्लीट वैलेंसी। यानी कि आप देख लेना कितना बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो उतना जितना भी बाकी रहा उसको क्या दे देंगे? उतना हाइड्रोजन दे देंगे। जितना बाकी उतना हाइड्रोजन देते जाना। जैसे कि और भी ले लें, चलो और ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं, ये देखो चलो डिजाइन बनाना चाहते बना। यहाँ पे कितना कहाँ कार्बन होगा? 1 2 3 4 5 6 7। पहले कार्बन पहचानना सीखो। यहाँ पर भी कार्बन है, जंक्शन है, जहाँ जंक्शन है देखो यहाँ पर से रूट निकल रहा है, इधर एक रूट, इधर इधर इधर, तो जंक्शन पर कार्बन। बेंड जहाँ हुआ है, जहाँ पर मुड़ा हुआ है वहाँ पर भी कार्बन, और हर एंड पर भी कार्बन, यानी यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो पहले तुमको पहचानना पड़ेगा कि कितना कार्बन है। अब इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा बोलो? एक भी नहीं, क्योंकि इसका चारों बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि 1 और 2 बॉन्ड कंप्लीट है, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। उसी तरह लास्ट वाला के पास कितना? हमेशा 3। तो पहले तुमको देखना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चंस बनाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट का हो या सेकंड फर्स्ट जो भी है कंप्लीट। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में किसी को दिक्कत? हाँ क्यों नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। चलो हम वही बना लेते हैं। ये हो गया। दम सीखते चलो, दम अच्छा से कथा सीख लेना, कथा कहानी को सीखते चलना। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, कहीं नहीं। देखो ये रिंग हो गया, ये देखो लो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन्स? यहाँ 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 पर एक भी नहीं, क्योंकि इस कार्बन का 1 और 3 4 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। बस ये सब पहचानने आ गया, मतलब कि क्वेश्चंस को तुम बना दोगे अच्छा से। तो इस तरह का अलग अलग तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, जैसे कि अब इसमें ऐसे 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 ऐसे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो इसका बोलेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या हुआ, बताइए इसका नोमेनक्लेचर क्या है। तो पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को पहचानना सीखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी कार्बन है, 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 कार्बन। सबसे पहले पहचानो कि कहाँ कहाँ कार्बन है। जब ये तुम पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? आसान। उसके बाद क्या है, रूल्स जब सिखाएंगे तो सबसे पहला क्या काम करना है? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो सबसे तो पहले मालूम होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ कार्बन है। अब वहाँ पर तुम ढूंढ रहे हैं, सर आप लाइन तो खींचे हैं, कार्बन कहाँ है, तो इसीलिए तो पहले बताया जा रहा है।
कि सबसे पहला क्या है कि पहले देखो कहाँ कहाँ जितना भी बेंडिंग है वहाँ पर कार्बन है, जितना भी एंडिंग है वहाँ पर भी कार्बन है, और जहाँ पर जंक्शन है वहाँ पर भी कार्बन है विथ कंप्लीट वैलेंसी, यानी कि जितना भी उसको हाइड्रोजन चाहिए। नोमेनक्लेचर आएगा। नोमेनक्लेचर में तुम इतना जीनियस हो जाएगा कि पढ़ाने लगेगा। अभी पढ़ रहा है, पढ़ाएगा कुछ दिन के बाद। अब देखो इसमें अगर हम लोग और देखें कि नोमेनक्लेचर्स में अगर हम लोग यहाँ पर और कंपाउंड्स लेते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह से नोमेनक्लेचर को हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला नाम आया था क्या? ट्राइवियल और कॉमन नेम। ट्राइवियल और कॉमन नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम आया था, और ये एक अपने आप में मतलब सबसे पहले क्या हुआ था, ट्राइवियल नेम क्या है, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कोई रूल नहीं था, यानी कि नेमिंग लिखना है तो कैसे लिखना है, या तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पर, या उसके प्रॉपर्टीज के बेस पर, यानी कि इसमें से कुछ देख लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको नाम रख दिया जाएगा, या फैमिली नेम पर, डिस्कवर नेम पर, जो तुम्हारे लिए दुख दर्द का कारण बना। दुख दर्द का कारण बनने का कारण क्या है, नाम जो किया गया 20 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चर्चा के, तो उसको जो नाम पहले जो किया जा रहा था वो किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, या तो डिस्कवर के नेम पर, यानी कि जो साइंटिस्ट है उनके नाम पर रख दिया गया, या कि कोई भी साइंटिस्ट लोग कुछ तो ऐसा तेज होता है, जैसे देखो ये जरूर हम एग्जांपल लिए बारबीट्यूरिक एसिड। अब ये है क्या, सुनोगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये एक जर्मन केमिस्ट है, उनका गर्लफ्रेंड का नाम था बारबीट्यूरिक, तो वो अपने सम्मान में मतलब अपना नाम तो रखे ही, मतलब अपना ठीक है, बोले कि चलो उसको भी नाम पर एक कंपाउंड रख दिया जाए, मतलब अपना घर का है, यानी कि नाम रखने के लिए वो लोग एक ही चीज़ कर रहा था कि हाँ उनका फ्रेंड का नाम के उसका भी नाम पूरा वर्ल्ड में घूमे, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया बारबीट्यूरिक एसिड। लो भाई, ऐसे करके कितना जो कंपाउंड ऐसा नाम हुआ, कुछ अपना नाम पर, अपना दादा का नाम पर, दादी के नाम पर, जितना भी जो कंपाउंड जितना समर्थ था, जितना साइंटिस्ट लोग वो अपने अपने रिलेटिव के नाम पर रख दिया। और दिक्कत होना स्टार्ट हुआ तुमको जब तुम स्टडी करना स्टार्ट किया। तो अब किसका, अब मान लो कि इंडियन अगर नाम होता तो हम याद भी रख देते कि रमेश का दादा का नाम सुरेश हो गया, महेश हो गया, नरेश हो गया। जो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसी में अगर मान लो कि कुछ ऐसा आ जाता है जो फॉरेनर रहता है, अब बारबीट्यूरिक, या कोई चाइनीज आ गया हिंग गांगू, अब ये जो नाम आया, अब उसमें तुम्हारा और कंसेप्ट क्या हो जाएगा, फेलियर। अब उसमें तुम क्या याद रखेगा, मालूम चलेगा कि हिंग इधर गया, तब उसमें मालूम चलेगा कि ज़्यादा प्रेशर डाल दिया तो नाम दूसरा हो गया। तो इस तरह से दूसरा कैसा नाम हुआ, जैसे कि फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कैसे आया, रेड एंट से। हाँ, ग्रीक वर्ड में, लैटिन वर्ड में अगर बात बोला जाए तो रेड एंट, फॉर्मिकस से आ गया फॉर्मिक एसिड। रेड एंट जो होता है, चींटी जो होता है, उसके डंक्स में, स्ट्रिंग में मिलता है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड। अब उसके सोर्स के नाम पर रख दिया है। उसी तरह एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, उसके सोर्स के नाम पर रख दिया गया। उसी तरह और भी है सक्सिनिक एसिड्स, जो कि एक प्लांट होता है उस तरह के, उससे भी नाम इसका रख दिया गया। उसी तरह हो गया यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो कि यूरिन से मिलता है, तो रख दिया गया नाम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ये साइंटिस्ट का नेम है, इसीलिए पढ़ोगे ग्रिग्नार्ड कंपाउंड्स, तो ये साइंटिस्ट का नेम होने के वजह से इसका भी नाम रख दिया गया ग्रिग्नार्ड्स। ये देखो यही नाम। मीथेन को नाम रखा जाता है मार्स गैस। मार्स गैस क्या है, जो दलदल में मिलता है, दलदली एरिया जो होता है, दलदल जानता है ना, मार्स जहाँ, तो वहाँ पर मीथेन गैस होता है। इसीलिए जंगल वगल में कभी जाओ, बहुत बड़ा जंगल में दलदल एरिया हो, तो उसमें माचिस उचिस लेकर नहीं रहने के अपने मन से घुमा दिए, आग पकड़ लेगा पूरा जंगल में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मीथेन गैस डिकम्पोज होकर तुमको मीथेन गैस मिलता है।
जैसे कि तुम बोलाता है बायोमास, जैसे गोबर को भी सुनाते हो तो उससे क्या निकलता है, मीथेन गैस से, जिसके वजह से वो आग पकड़ लेता है। और देखा जाए अगला आता है IUPAC नेम। तो बोला गया कि इसका नाम कौन कौन याद रखेगा कि ये ढिमना फलना ये सब कौन नाम याद रखेगा। तो बोला गया कि कुछ ऐसा रूल्स बना दिया जाए जिसका नाम सबको ही याद रखे। तो देखो केमिस्ट्री में जब भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए एक ही चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं IUPAC। केमिस्ट्री का जितना भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए बात उठता है तो जाता है किसके पास, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हो गया, चलो हम लिख देते हैं, हाँ इसका हो गया इंटरनेशनल, ये हो गया यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, लिखना अप्लाइड यहाँ केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी प्रॉब्लम, केमिस्ट्री में जो भी हो, केमिस्ट्री में जब भी प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाता है प्रॉब्लम, IUPAC। फिजिक्स में जहाँ प्रॉब्लम होता है जाता है इंटरनेशनल। तो ये सब प्रॉब्लम का एक हब है जहाँ पर जाकर वहाँ पर प्रॉब्लम को निवारण होता है। अब बात आ गया कि जब स्टूडेंट लोग को या बहुत जन को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ कि 20 लाख कंपाउंड्स को कौन ऐसे नाम याद रखे, जैसे बारबीट्यूरिक एसिड, ऐसा करके बहुत सारा नाम जो टेढ़ा मेढ़ा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, उसके तरह का अलग अलग तरह का और भी कंपाउंड्स होता है जिसके बारे में तुम जानोगे, ठीक है। सिनामिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड्स, ठीक है। उसके बाद एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फिर तो ये अलग अलग जो कंपाउंड्स हो गया, एसीटोन्स, तो ये सब जो अलग अलग जो नाम आया, बोला कि भाई इतना नाम कौन याद रखा गया। तो एक ही चीज़ बोला गया कि IUPAC बोला कि एक हम रूल्स बताते हैं जिस रूल्स के अकॉर्डिंग सब कोई नाम करेगा और ये सब कोई का नाम लिया जाए। अब ये रूल्स पूरा दुनिया का, यानी कि इंडिया में बैठा इंसान हो, अमेरिका में बैठा हो या कोई भी आइलैंड पर बैठा हुआ, सब उसी रूल्स को फॉलो करेगा। यानी कि मेरा जो यहाँ नाम कंपाउंड का होगा उसको भी वही कंपाउंड का नाम मानना पड़ेगा, क्योंकि वही सबके लिए रूल्स क्या है, सेम है। नहीं तो पहले दिक्कत हो जाता था। पहले क्या दिक्कत हो गया, मालूम चला कि ये तुम्हारे कंपाउंड का नाम मिला, तुम्हारे देश में मिला, तुम्हारे नाम में रख दिया, उसका कुछ भी नाम रख दिया। मालूम चला कि उसको नाम रख दिया दिनेश रख दिया। अब मालूम चला कि वहाँ पर जाकर नाम उसका बदल गया, वहाँ पर कोई लिख दिया डिसोजा लिख दिया, अब वो डैनी लिख दिया, ठीक है। तो अब ये जो ऐसा नाम हो गया, ये जो नाम होने के वजह से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। अब प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर डैनी बोल रहा है, यहाँ पर तुम दिनेश बोल रहे हो, ठीक है। तो ये नाम को बचाने के लिए बोला गया कि कुछ ऐसा नाम लिया जाए जो कि सबके लिए अप्लाइड, और वो नाम सबको हम लोग लेंगे जो सबको ही मानेगा, उसी को बोलेंगे IUPAC, जिसका कुछ रूल्स होगा, उस रूल्स के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर्स करेंगे। देखो इधर होमोलॉगस सीरीज बता दिए थे। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, जो कि एक सेम तरह का सीरीज होता है जो बार बार रिपीट होता है, जैसे इस तरह का CH2 मतलब ये कैसा है, होमोलॉगस सीरीज। मतलब कंपाउंड्स में जो ये सीरीज क्या हो, रिपीट हो, इस तरह का सीरीज को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। मतलब जो सब में कॉमन हो, जैसे कुछ कंपाउंड, जैसे देखो हम बोले थे अभी इसके जस्ट पहले बताए थे CH2OH या CH2OH। अब इसमें ये पार्ट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इस तरह का पार्ट को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब इसका कुछ इम्पोर्टेंट जो है, अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज जानकर और उसके बाद आज का क्लास बंद किया जाए, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्लास और इसको याद रखना, जो ही पढ़ाया जा रहा है अगला क्लास में नोमेनक्लेचर उसी वक्त समझ में आएगा। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर द नोमेनक्लेचर्स, उसमें सबसे पहला टर्म आ जाएगा रूट वर्ड, जिसको क्या हम लोग वर्ड रूट या इसी को दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, रूट वर्ड भी बोलते हैं। अब ये है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन पेरेंट और प्रिंसिपल और
मेन चेन, मतलब कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, मेन चेन के अंदर कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इसको हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेन चेन, यानी कि टोटल कंपाउंड के अंदर के कार्बन एटम्स ले लेंगे हम लोग, किसके अंदर कर लेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। जैसे कि अगर 1 कार्बन हो तो उस केस में हम लोग इसको नाम देते हैं मेथ नाम देते हैं, 2 कार्बन हो तो इसका नाम होता है एथ, 3 कार्बन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप, 4 हो तो उस केस में हम लोग लेते हैं ब्यूट, 5 हो तो उस केस में हम लोग नाम लेते हैं पेंट लेते हैं, 6 के केस में हम लेते हैं हेक्स, 7 के केस में लेते हैं हेप्ट, 8 के केस में हम लोग लेते हैं ऑक्ट, 9 के केस में हम लेते हैं डेक नॉन लेते हैं, 10 के केस में हम लेते हैं क्या डेक, 11 केस में लेते हैं ऑन डेक, 12 केस में लेते हैं डो डेक, और उसी तरह 13 अगर आ जाए तो उस केस में हम लेते हैं ट्राई डेक, और उसी तरह अगर 20 आ जाए तो 20 को हम लोग लेते हैं ई कॉस, या इसी को हम लोग आई कॉस वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, और उसी तरह अगर 30 आ जाए तो 30 को हम बोलते हैं ट्रायाकॉन्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रायाकॉन्ट। अगर 40 आ जाए तो इसको हम बोलते हैं टेट्राकॉन्ट। अब ये क्या है कि कुछ रूट वर्ड याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, स्पेलिंग को अच्छा से समझकर इसको रूट वर्ड को कुछ याद रखना है, जैसे कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए अगर हम बात करते हैं ईथ, 3 के लिए हो जाएगा प्रोप, 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, 5 के लिए पेंट हो जाएगा, 6 के लिए हेक्स हो जाएगा, 7 के लिए हेप्ट हो जाएगा, 8 के लिए ऑक्ट हो जाएगा, 9 के लिए नॉन हो जाएगा, फिर डेक हो जाएगा, फिर अनडेक, फिर डोडेक, ट्राइडेक, इकोस या इसी को आइकोस या ट्रायाकॉन्ट या और इसी को हम लोग टेट्राकॉन्ट बोलते हैं। ये सब कुछ बातें हैं जिसको कि याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुछ और भी आता है जैसे कि सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो नाम के पहले लगे के बाद में, नाम के जो बाद में लगे उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, जो पहले लगे उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे कि हम लोग जब भी लेते हैं तो हम लोग जो नाम के बाद में लगाते हैं और पहले लगाते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट के पहले लगाया डिसऑनेस्ट तो वो प्रीफिक्स हो गया, और नाम के बाद जो लगा हाइपली, ठीक है, या वाला लगा देता है, हाँ, रिक्शा वाला, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग जो भी ये सब चीज़ जो लेते हैं तो उस केस में जो जनरली जो लास्ट में जो वर्ड लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सफिक्स। केमिस्ट्री में भी सफिक्स होता है, 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको बोलते हैं? एक प्राइमरी सफिक्स होता है और एक सेकेंडरी सफिक्स। देखो ध्यान समझना, प्राइमरी सफिक्स में हो जाता है सिंगल बॉन्ड का कार्बन को, यानी कि अल्केन को। अल्केन में हम लोग लेते हैं, यहाँ पर अगर हम सफिक्स की बात करते हैं तो एन यूज़ करते हैं, उसी लिए डबल बॉन्ड का अगर हम लोग यूज़ करते हैं इसको हम क्या करते हैं? अल्कीन करते हैं। उसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लेते हैं तो इसको हम लोग अल्काइन यूज़ करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान देना, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, और न्यूमेरिकल सफिक्स, इसको प्राइमरी सफिक्स में नहीं लेता है। बहुत सारे स्टूडेंट समझता है ना कि यही प्राइमरी सफिक्स है। ये सब तुम लोग आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब क्या है? न्यूमेरिकल सफिक्स है। न्यूमेरिकल सफिक्स मतलब 2 बार अगर मिथाइल यूज हो तो उसको बोलते हैं डाई, 3 बार हो तो क्या हो गया? ट्राई, 4 बार हो तो टेट्रा, 5 बार हो तो पेंटा, हेक्सा, डेका, मतलब जो भी है तो उस तरह से ये यहाँ पर इसको हम लोग प्राइमरी में सफिक्स में लेते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या हो जाता है? बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में? जैसे कि अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स यूज हो, जैसे कि अल्कोहल के लिए हम बात करें
अल्कोहल के लिए ओल लगाते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाते हो। ठीक है, तो उसी तरह अलग अलग। अब कभी भी जैसे कि हम नोमेनक्लेचर्स करेंगे तभी बताएंगे। अब ये प्राइमरी सफिक्स हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सेकेंडरी। उसी तरह कुछ यूज होता है क्या, प्रीफिक्स। सफिक्स यूज हो गया तो प्रीफिक्स भी यूज होता है। अब प्रीफिक्स में भी अगर बात बोलते हैं तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है जैसे कि साइक्लो हो, बाईसाइक्लो हो, एस्पायरो हो, यानी कि कार्बन के पहले यूज हो। जैसे साइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो है या एस्पायरो है। इसके बाद आता है एक और भी प्रीफिक्स होता है, सब्स्टिट्यूएंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट्स में इसका पहला आ जाएगा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में जैसे कि आप बात बोले मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मतलब कार्बन का, या प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप का, प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप का भी यूज किया जाता है। जैसे कि क्लोरीन के लिए हम यूज करें तो हम लोग लेते हैं क्लोरो। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग लेते हैं। जैसे कि NO2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइट्रो। इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। नाइट्रो, ये अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। अगर क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, तो ये अलग अलग हम लोग क्या लेते हैं, तो इसको हम लोग लेते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब यहाँ पर एक बात समझना अच्छा से, अब नोमेनक्लेचर जब हम लिखेंगे, कोई भी IUPAC नोमेनक्लेचर्स लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। टेबल तो बना दिए थे अभी। कौन सा टेबल, एक कार्बन के लिए C1, C2, C3 बना दिए थे। अब बात आता है कि जब भी नोमेनक्लेचर्स लिखोगे, जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर लिखोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए। देखो ध्यान समझो, क्या लिखना, सबसे पहले लिखना सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स, जिसको हम लोग जनरली 2 डिग्री बोलते हैं, यानी कि इसमें हो जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, सबके इसमें प्रीफिक्स ले रहे हैं। प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री, केमिस्ट्री में 1 डिग्री यूज़ करेंगे। सेकेंडरी के लिए 2 डिग्री, प्राइमरी के लिए 1 डिग्री। अब यहाँ पर इसमें अब जो भी है कि जैसे कि साइक्लो हो, बाईसाइक्लो हो, स्पायरो हो, यहाँ पर हम क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल हो गया, ठीक है, हाँ, क्लोरो हो गया, इथाइल हो गया, जो भी है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ड रूट करेंगे। याद रख लेना, एकदम जीनियस स्टूडेंट ऐसा। फिर उसके बाद वर्ड रूट मतलब समझ गया ना, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। फिर उसके बाद लेंगे प्राइमरी सफिक्स, यानी कि 1 डिग्री, मतलब कि एन हो सकता है, इन हो सकता है, आइन हो सकता है। उसके बाद क्या लेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी मतलब कि 2 डिग्री। अब जो भी हो, अल्कोहल के लिए ओल लगे, अल लगे अल्डिहाइड के लिए, या ओइक एसिड लगे, बहुत सारा है, हम अभी बहुत सारा नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम तुमको बता दिए। कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे तो ये तरीका याद रखेंगे। सबसे पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये आज का यही गोल्डन की पढ़ाई हुआ कि इसको इतना पढ़ाई को याद रखना है, तब एक नोमेनक्लेचर्स तुम कर पाओगे, और नहीं तो नहीं कर पाओगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा थोड़ा भी तो बोलोगे, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है तो 1 डिग्री मतलब इसका नाम हो गया, जो प्राइमरी मतलब नाम बोल दिएगा। 1 डिग्री के बारे में अभी हम लोग और चर्चा करेंगे कि अगर कोई कार्बन आइटम्स, उसके बारे में हम लोग डिटेल में अगला क्लास में पढ़ेंगे कि अगर कोई कार्बन आइटम अदर कोई एक कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री बोलते हैं।
अगर अदर 2 से जुड़ा हुआ है तो उसको 2 डिग्री बोलते हैं, अदर 3 से जुड़ा हुआ था 3 डिग्री, और 4 से जुड़ा हुआ है तो यानी कि अगला क्लास में यही सब पढ़ाई चलेगा। तुमको ऑर्गेनिक में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम एकदम क्लियर बात बोल सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है ऑर्गेनिक में तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सबसे बढ़िया लगेगा। अभी तुम लोग को एक चार्ट भी जो है कि कम से कम 500 नोमेनक्लेचर, 400 से 500 नोमेनक्लेचर का है, कुछ दे दिया जाएगा। नोमेनक्लेचर घर से करो, देश का विकास करो। नोमेनक्लेचर अलग अलग टाइप का बहुत सारा का है। ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होगा ही नहीं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनिक में, लेकिन ऑर्गेनिक में आज से प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक चीज़ है कि क्वेश्चंस को बनाते जाओ, और भी क्वेश्चंस हम लोग और भी है, लेकिन उसके बारे में हम लोग जो रूल्स है, रूल्स के बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि रूल्स के पढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा अल्केन अल्किन यानी कि अगला क्लास में नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा ओरिजिनल में, कि अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा, फिर अल्कोहल का और रूल्स भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अलग अलग रूल्स भी स्टार्ट होते जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।